Hello everyone, myself Abhijit Sinha, and today I am here with our new topic development of resources from chapter number 1 resource and development. In this topic, we will have to read about how resources develop and why resources depleted and how we will conserve our resource. Before this topic, in our previous class, we had already discussed about type of resources and classification of resources. Now, come to the point, that is development of resources. In this point, resources are vital for human survival. Vital means important. Resources are important for human survival as well as for maintaining the quality of लाइफ. जितना ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज ज़रूरी है उतना ही क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए, इट मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेटरमेंट करने के लिए. इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. रिसोर्सेज जो है वो नेचर का फ्री गिफ्ट है. बट ह्यूमन नेचर क्या है ना, इगोइस्टिक वाला होता है, या फिर ह्यूमन का ऐसा नेचर है कि वो किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होता. तो ह्यूमन एक यहाँ पे अपना थेसिस प्रेजेंट करता है कि अगर हम नेचर से मिला हुआ चीज़ को यूज़ नहीं करते तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं बनता. इट मीन्स वी आर द ओनली रिसोर्स. अगर ह्यूमन बीइंग किसी चीज़ को यूज़ नहीं करता तो वो रिसोर्स नहीं होता. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज देम indiscriminately. That's why human being used all the resources indiscriminately, and this has led to the following major problem, or this has to be led डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज. तो यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज कैसे डिप्लीट होगा या फिर रिसोर्सेज क्यों डिप्लीट हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है. तो 3 फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है. नाउ फर्स्ट वन इज डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड्स ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स. ग्रीड्स कब होता है? जब नीड्स बढ़ जाता है और उस नीड्स को पूरा करने के लिए लोगों का ग्रीड बढ़ना शुरू हो जाता है. लेकिन जब हम अपने रिसोर्सेज को जुडिशियस यूज़ करते हैं तो वो नीड होता है, मतलब जितना ज़रूरत है सिर्फ उतना ही हम पूरा करते हैं. ज़रूरत से ज़्यादा पूरा करते हैं तो वो होता है ग्रीड, और वो ग्रीड क्या बन जाता है? इनडिस्क्रिमिनेटली. मतलब इनडिस्क्रिमिनेट वे में जब हम यूज़ करेंगे तो हमारा जो रिसोर्सेज का यूजेस होगा वो इनजुडिशियसली होगा, और ऑब्वियस है कि वहाँ पे रिसोर्सेज डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा. तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज का पहला फैक्टर कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? तो द ग्रीड्स ऑफ सम इंडिविजुअल्स और फ्यू इंडिविजुअल्स, या फिर ग्रीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग. ठीक है. नाउ फर्स्ट पॉइंट ग्रीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग. सेकेंड पॉइंट, अच्छा ये है क्या ग्रीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स? नाउ द क्वेश्चन इज फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज. कौन कौन सा फैक्टर है जो रिसोर्सेज के डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? तो फर्स्ट वन इज ग्रीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है. अब ये यहाँ पे हाइफन देकर इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ग्रीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग के कारण रिसोर्सेज जो होता है वो डिप्लीट होता है. सेकेंड वन, accumulation of resources in few hands which in turn divided the society into 2 segments, that is haves and have nots, or rich and poor. It means जो resources यूज़ कर पा रहे हैं या फिर जिनके पास resources है they are in the category of haves. जो resources यूज़ नहीं कर पा रहे हैं they are in the category of have nots. या फिर जिनके पास है जो resources यूज़ कर रहे हैं they are those who are in the category of haves they are rich, those who are in the category of have nots they are poor. सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे? सेकेंड पॉइंट, रिसोर्सेज आर इन द फ्यू हैंड्स. सिर्फ कुछ के पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. तो ऑब्वियस है जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो क्या करेंगे? रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करेंगे. एंड इट डिवाइड्स आवर सोसाइटी इनटू 2
two groups or in two parts or in two segment, that is rich and poor, or haves or have nots. Now third one is accumulation of resources, indiscriminate exploitation of resource has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. अब ये जो इनडिस्क्रिमिनेट वे में एक्सप्लॉइट किया जा रहा है रिसोर्सेज को, इनडिस्क्रिमिनेट वे में एक्सप्लॉइटेशन क्या है, इट ऑल्सो लेड द ग्लोबल क्राइसिस या फिर ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस. इट कंप्राइज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन. ऑब्वियस है, बहुत ज़्यादा रिसोर्स यूज़ करेंगे, माइनिंग करते हैं तो रिसोर्स को माइन करने के बाद जैसे आयरन और एक्सट्रैक्ट किया गया या फिर बॉक्साइट और एक्सट्रैक्ट करते हैं, माइका एक्सट्रैक्ट किया गया, कोल एक्सट्रैक्ट किया गया, तो जो हमारे काम का जो यूज़फुल कोल होता है, ठीक है, जैसे कि एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट एंड लिग्नाइट, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो वेस्ट वाला होता है उसको वहीं छोड़ देते हैं सॉइल के अपर पार्ट पे. तो उससे क्या होगा, सॉइल डिग्रेड होगा, जिससे कि लैंड डिग्रेडेशन होगा. इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए. इट मीन्स उसके इम्प्योरिटीज़ को, उसके ओर को एक्सट्रैक्ट करके प्योर मेटल ऑब्टेंड करने के लिए फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ का जितना ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, एंड इट लीड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. नाउ ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन. जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट हमारा गर्म होता जा रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है. आए दिन हम लोग हर साल एवरी ईयर सुनते हैं कि इस साल का जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग था, हाई टेम्परेचर वाला. गर्मी का टाइम जो होता है, समर का टाइम जो होगा, उस टाइम पर हम लोग हमेशा सुनते हैं कि इस साल का जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है. इट मीन्स पिछले साल से इस साल गर्मी ज़्यादा है. तो हर साल ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, तो जो भी हार्मफुल गैसेस है, जो भी हार्मफुल या फिर जो भी पॉइजनस गैसेस है जो फैक्ट्री इंडस्ट्री से निकल रहा है, उससे ओजोन लेयर हमारा डिप्लीट होता जा रहा है. नाउ अभी यहाँ पे एक चीज़ क्या है, इट इज़ ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर डिप्लीशन. बट कहीं पे भी आप ये नहीं सुनते हैं कि इस साल का जो रेनफॉल है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है. किसी साल कभी ना कभी रेनफॉल जो होता है वो कम होता है, वो सुनने के लिए मिलता है कि इस साल रेनफॉल कम हुआ है. लेकिन समर के टाइम पे, गर्मी का मौसम में हर साल हम ये सुनते हैं कि इस साल का टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा. नाउ तो ये 3 पॉइंट था किस चीज़ को लेकर, वाई रिसोर्सेज डिप्लीट, रिसोर्सेज क्यों डिप्लीट हो रहा है. जस्ट वेट. थर्ड पॉइंट, एक्सप्लॉयटेशन और uses of resources indiscriminately. रिसोर्सेज जो है वो इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ हो रहा है. अब क्या करेंगे, ये 3 पॉइंट लिखने के बाद तीनों को डिफाइन भी करेंगे, ठीक है. ऑब्वियस है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए, पहले भी हम आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि अगर 100 आउट ऑफ 100 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपका आंसर अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ना कि सिर्फ रेलेवेंट, कि रेलेवेंट लिख दिया और नंबर आपको मिल जाएगा. पूरी तरह से आपका आंसर अप्रोप्रिएट होना चाहिए, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग होना चाहिए. तो 3 पॉइंट जब आप मेंशन कर ही चुके हैं तो 3 पॉइंट को अगर 2-2 लाइन भी लिख दिए तो 6 लाइन. इट मीन्स आपका ऑब्वियस है 6 लाइन में अगर 1 लाइन में आप 7 to 8 वर्ड भी लिखते हैं तो 40, 50 to 60 वर्ड आपका ऐसा ही हो जाएगा. तो 3 मार्क्स के लिए 60 to 80 वर्ड चाहिए, 5 मार्क्स के लिए 100 to 120 वर्ड. तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है. नाउ अब अगर यही क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स में आ गया तब क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 3 पॉइंट डिस्कस किया गया है. 4th and 5th पॉइंट क्या होना चाहिए, तो एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, डिमांड ऑफ रिसोर्सेस वेरी हाई. रिसोर्स का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है. नाउ नंबर 5th, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑन द वे ऑफ डेवलपमेंट. मोस्ट ऑफ द कंट्री जो है वो डेवलपमेंट के वे पर चल चुका है.
मतलब हर कंट्री में एक क्या कहते हैं कंपटीशन जैसा हो चुका है कि कौन कंट्री ज़्यादा डेवलप होता है। बट ये इनको अभी भी नहीं पता है कि यूएनडीपी जो क्राइटेरिया तैयार किया वो क्या है, हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों होना चाहिए डेवलप होने के लिए। ये नहीं कि आप जितना ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, आपके यहाँ जितना ज़्यादा फैक्ट्री इंडस्ट्रीज होगा, रोड का कंस्ट्रक्शन होगा, आप उतना ज़्यादा डेवलप होंगे। ठीक है, तो डेवलप होने के लिए 3 क्राइटेरिया जो यूएनडीपी का है वो पूरा करना होगा, ना कि वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया है सिर्फ आपके पास पैसा होना चाहिए, इनकम अगर है, पर कैपिटा इनकम अगर हाई है, देन यू आर इन द कैटेगरी ऑफ डेवलप कंट्री। बट यूएनडीपी के अकॉर्डिंग, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, पहले भी आपको बताए थे कि जहाँ पे यूएन का यूज़ होगा वहाँ पर हम लोग यूनाइटेड नेशन पढ़ते हैं। ठीक है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, डी से डेवलपमेंट एंड पी से प्रोग्राम। नाउ अब अगर यही क्वेश्चन को दूसरे तरह से जस्ट टर्न करके अगर पूछा, हाउ वी कंजर्व रिसोर्स, रिसोर्स को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कंजर्व रिसोर्सेस, या फिर ये पूछ सकता है कि व्हाट मेजर शुड वी टेक टू कंजर्व रिसोर्स, क्या मेजर्स लेना चाहिए रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए। सबसे पहला तो नंबर 1, यूज़ जुडिशियसली। ठीक है, रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज़ करेंगे। नंबर 2, यूज़ सब्स्टिट्यूट रिसोर्स का यूज़ करेंगे। सब्स्टिट्यूट कहने का मतलब है जो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ किया जा रहा है उस रिसोर्स को यूज़ करने से रोकेंगे, या फिर जो एग्जॉस्टिबल है, जो आगे चल के ख़त्म हो जाएगा। जैसे हमारा थर्मल एनर्जी जनरेट करने के लिए हम कोल का यूज़ करते हैं, उसके जगह पे टाइडल एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हाइडल पावर जनरेटर यूज़ कर सकते हैं, सोलर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब नॉन एग्जॉस्टिबल है, ये ख़त्म नहीं होगा। लेकिन थर्मल पावर जो हम जनरेट कर रहे हैं वो कोल का यूज़ करके कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कोल जो है वो एग्जॉस्टिबल है। क्यों, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है कोल के फॉर्मेशन में। तो फर्स्ट पॉइंट, यूज़ जुडिशियसली। सेकंड पॉइंट, यूज़ सब्स्टिट्यूट रिसोर्स। थर्ड, यूज़ फॉर आवर सेल्फ्स। मतलब अगर फॉरेन कंट्री में या फिर अब्रोड कंट्री में डिमांड रिसोर्सेज का ज़्यादा है तो उसके रिसोर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है, उसके रिसोर्स, उसके डिमांड को पूरा करने के लिए, या फिर उसके डिमांड को जो पूरा किया जाना चाहिए रिसोर्सेज को फुलफ़िल कराकर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। इसलिए हम सिर्फ खुद के लिए रिसोर्स को यूज़ करेंगे, यूज़ फॉर आवर सेल्स। फोर्थ इज implement act on excessive यूजेज ऑफ रिसोर्स को जो एक्सेसिवली यूज़ किया जा रहा है उसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे। किस चीज़ को लेकर, एक्ट को लेकर। ऑब्वियस है जब कोई कानून एक्ट बनता है, ठीक है, लीगलाइज कर दिया जाता है, तो उसको पूरी तरह से हर किसी को फॉलो करना होता है। एंड फिफ्थ पॉइंट, अवेयर द अदर गवर्नमेंट about importance of resources. नाउ अभी यहाँ पे 5 पॉइंट डिस्कस करने के पीछे रीज़न क्या है, फिर से वही सेम चीज़। क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स का आएगा तब क्या करेंगे, तो जो भी क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर रहे हैं ना, कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन को 5 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम स्कूल में होगा नहीं, कॉपी आपका स्कूल में चेक होगा नहीं, आपके स्कूल के टीचर आपका कॉपी चेक करेंगे नहीं, ठीक है। आपसे उनको किसी भी तरह का कोई भी सिंपैथी नहीं होगा जो बोर्ड का कॉपी चेक करते हैं, ना वो आपको जान रहे हैं कि आप किस स्कूल के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो उनको अगर रेलेवेंट आंसर नहीं मिलेगा, अप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिलेगा जो उनको मिलना चाहिए, तो ऑब्वियस है कि मार्क्स आपको नहीं मिल पाएगा।
तो तैयारी किस चीज़ के लिए करेंगे? एवरी क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का हो सकता है उसको 5 मार्क्स में प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। फिर से अगर आप 100 आउट ऑफ 100 का तैयारी कर रहे हैं तब के लिए, एंड वीडियो को प्रॉपरली देखेंगे, कहीं पे भी फॉरवर्ड करके फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं देखेंगे, अदरवाइज़ क्या होगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया जा रहा है वो छूट जाएगा आपका, फिर आपका क्वेरीज या प्रॉब्लम जो है वो एज इट इज़ वही रह जाएगा। नाउ इसी चैप्टर से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हम लोग क्लास 8 में भी डिस्कस कर चुके हैं, याद होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या यूज़ किए थे? यूज़ रिसोर्सेज फॉर आवर ओन पर्पस एंड कंजर्व इट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो, एंड व्हेन वी यूज़ resources we have to keep in our mind that it use without damaging the environment। तो क्या है यहाँ पे सेंटेंस वही है, बस थोड़ा सा चेंज आपको ये करना है ताकि एग्ज़ाम में ऐसा ना लगे कि एग्जामिनर को ये ना फील हो कि आपने बुक का आंसर रटा और वही एज इट इज़ लिख दिया। थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में कोशिश करेंगे उस आंसर को लिखने का, अदरवाइज़ जो आप सुटेबल समझते हो, जो एज इट इज़ आपको प्रॉपर लगता हो वो लिख सकते हैं। ये भी आंसर गलत नहीं है, ठीक है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। इट मीन्स विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को बिना डैमेज किए जिस रिसोर्सेज का हम यूज़ करते हैं, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज़ विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। जहाँ पे हम फ्यूचर जनरेशन के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। कंप्रोमाइज़ करने का मतलब है फ्यूचर जनरेशन के साथ जो हो वो रहने दें, उनको रिसोर्सेज मिले या ना मिले, हम अपना रिसोर्सेज यूज़ कर लें। तो विदाउट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, इट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट इज, इसके बाद का जो टॉपिक है वो 2 टॉपिक है। इट इज़ रियो डी जेनेरियो और समिट, रियो डी जेनेरियो और समिट 1992 एंड एजेंडा 21, ठीक है। ये दोनों टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग इसी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा, जो टॉपिक होगा वो डिस्कस करेंगे। नाउ इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स, यहाँ पे स्टेट्स कंट्री के लिए यूज़ किया गया है। ऑब्वियस है, जब हम वर्ल्ड वाइड या बात करते हैं या फिर जब हम ग्लोबली बात करते हैं तो कंट्री को स्टेट्स के रूप में यूज़ करते हैं। तो इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स, 100 हेड मीन्स हर स्टेट कंट्री से उसके हेड आए हुए थे। हेड कहने का मतलब है कि उस कॉन्फ्रेंस में या उस मीटिंग में आने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव थे, अब उस कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव कोई भी हो सकता है, या तो पीएम हो सकते हैं, प्रेसिडेंट हो सकते हैं, फॉरेन मिनिस्टर हो सकता है, एम्बेसडर हो सकता है, कोई भी, वो उस कंट्री के लिए हेड्स होगा। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ऑल दे मीट इन ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में ये लोग उस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे से मिल रहे थे। क्यों? फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज़ द इंटरनेशनल और समिट, ये फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल और समिट था। अर्थ को बचाने के लिए समिट, समिट मीन्स मीटिंग या कॉन्फ्रेंस, किस चीज़ के लिए? अर्थ को कंजर्व प्रोटेक्ट करने के लिए। किस तरह का? इंटरनेशनल, इट मीन्स ग्लोबली। तो वर्ल्ड वाइड फॉर्मेट पे ये पहला कॉन्फ्रेंस था जो अर्थ को बचाने के लिए किया गया था। कब? जून 1992 में। नाउ द समिट वॉज कन्वेंड फॉर addressing urgent problem of environmental protection and socio-economic development at the global level। क्लियर है? ग्लोबल लेवल पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए ये सबमिट किया गया था, ये मीटिंग, ये कॉन्फ्रेंस किया गया था। द असेंबल्ड लीडर्स, असेंबल्ड मतलब होता है मिलना, जितने भी लीडर जो वहाँ पे मिले थे, द असेंबल्ड फॉर व्हाट? द लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, जो ग्लोबली जो वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट में चेंज हो रहा है उसके डिक्लेरेशन पे उनके द्वारा साइन किया गया। डिक्लेरेशन क्या था आगे देखते हैं। एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या फिर जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, लाइफ बीइंग डाइवर्सिफिकेशन जो है उसके ऊपर साइन किया गया। और ये डिक्लेरेशन क्या था ये हम लोग आगे देखेंगे। द रियो कन्वेंशन इंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्ट एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। तो मीटिंग किस चीज़ के लिए? कॉन्फ्रेंस किस चीज़ के लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। कब? इन 21st सेंचुरी। दैट्स वाई दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो नोन एज एजेंडा 21। अब आगे देखते हैं एजेंडा 21 क्या था। ये भी 1992 में हुआ था। तो यहाँ पे एक पॉइंट मेरे पास ये है, वर्ल्ड वाइड
कंजर्वेशन प्रोग्राम क्या चलाया गया था? तो पहला रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, दूसरा एजेंडा 21। क्या था एजेंडा 21? आगे देखेंगे। इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाई वर्ल्ड लीडर्स इन 1992। वर्ल्ड लीडर मीन्स ऑल द 100 हेड्स जो वहाँ पे प्रेजेंट थे। इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED का मीटिंग हुआ था 1992 में। UNCED फिर से, UN मीन्स यूनाइटेड नेशन, C मीन्स कॉन्फ्रेंस या फिर मीटिंग, ED एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। जैसे UNDP के बारे में बताए थे कि UN रहेगा तो यूनाइटेड नेशन लिखेंगे, बट हाँ इसको हर जगह यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ इकोनॉमिक्स में एंड ज्योग्राफी में ये यूज़ होता है। UNCED, UN यूनाइटेड नेशन, C फॉर कॉन्फ्रेंस, E फॉर इन्वायरमेंट एंड D फॉर डेवलपमेंट, विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। ये मीटिंग भी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में ही हुआ था 1992 में, सेम टाइम जून में। तो एक तो अर्थ समिट हुआ था और दूसरा एजेंडा 21। एजेंडा 21 का जो समिट हुआ था वो UNCED कहलाया। ब्राज़ील में अर्थ समिट के लिए जो ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में जो मीटिंग हुआ था अर्थ को कंजर्व करने के लिए, वो इंटरनेशनल अर्थ समिट कहलाया था। नाउ इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका भी एम वही था, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट मीन्स जब तक हम रिसोर्स को प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे तब तक हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। रिसोर्सेज को खुद के लिए यूज़ करना और उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा कर रखना विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे और उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व करके रखेंगे। नाउ इट इज़ एन एजेंडा, एजेंडा मीन्स एम या फिर गोल। इट इज़ एन एम टू कॉम्बैट मीन्स लड़ना, किस चीज़ से? इन्वायरमेंटल डैमेज से। इन्वायरमेंटल डैमेज जो हो रहा है, इन्वायरमेंट जो डैमेज हो रहा है उसको बचाने के लिए। पोवर्टी कम करने के लिए। एंड डिजीज़ थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट के साथ, इट मीन्स कॉमन एम के साथ ग्लोबल लेवल पे डिजीज़ को भी रिड्यूस करने के लिए या फिर इरेडिकेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए। म्यूचुअल नीड्स मीन्स, म्यूचुअल कहने का मतलब होता है एक दूसरे के सहयोग से, इट मीन्स कोऑपरेटिव नीड्स। एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको शेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21, एजेंडा 21 का एक मेजर ऑब्जेक्टिव भी था, वो क्या था? अच्छा, अब ये नहीं समझेंगे कि एजेंडा 21 में 21 एम था। एजेंडा 21 मीन्स 21st सेंचुरी को प्रोटेक्ट करने के लिए, 21st सेंचुरी तक इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कम करना, ये था एजेंडा 21। इज़ दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा। हर एक लोकल गवर्नमेंट का अपना एक लोकल एजेंडा होना चाहिए। अब ये लोकल एजेंडा या फिर लोकल गवर्नमेंट क्या, तो जितने भी हेड्स पहुँचे थे उनको ये कहा गया कि आप अपने कंट्री में, हमारा जो एम है, हमारा जो गोल है, उसको आप स्प्रेड कीजिए अपने गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को बताइए, स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को बताएंगे, लोकल गवर्नमेंट विलेज लेवल पे इसको ठीक करेंगे। तो जैसे जैसे छोटे छोटे पार्ट से हम डेवलपमेंट करते चले जाएंगे, एक बिग पार्ट डेवलप हो जाएगा। एक सिंपल सा चीज़, पूरे कंट्री को रूल करने के लिए अगर हम किसी प्रेसिडेंट को ही कह देते कि रूल कर लें उस कंट्री पे, तो रूल करना उनके लिए आसान नहीं होता। तो कंट्री को क्या किया गया, स्टेट में डिवाइड कर दिया गया। अब हर एक गवर्नर या CM को कहा जाता है कि आप पूरे स्टेट को कंट्रोल कीजिए, पॉसिबल नहीं था, तो उसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हैंड ओवर कर दिया गया, डिस्ट्रिक्ट को दे दिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट, एक डिस्ट्रिक्ट को संभालना पॉसिबल नहीं हो सकता था, क्यों? लैक ऑफ पॉपुलेशन होते हैं, तो लैक ऑफ पॉपुलेशन को कंट्रोल करना या फिर उनको संभालना, उनके प्रॉब्लम को देखना, उनके प्रॉब्लम को इरेडिकेट करना या फिर उनके डिस्प्यूट को सॉल्व करना या फिर कन्फ्लिक्शन को ख़त्म करना, कन्फ्लिक्शन को रिजोल्यूट करना, ये सब आसान नहीं होता। तो डिस्ट्रिक्ट क्या किया, ब्लॉक लेवल पर डिवाइड कर दिया, ब्लॉक विलेज लेवल पर डिवाइड हो गया। विलेज में 5 विलेज को मिलाकर एक सरपंच और एक विलेज का हेड मुखिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इसको विलेज लेवल पे डिवाइड कर दिया गया। अब आसानी से हम किसी भी छोटे से एरिया में डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं स्कूल से। एक पूरे स्कूल को एक मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल के लिए रूल करना आसान नहीं होता है, तो जितने भी क्लास हैं उस क्लास के क्लास टीचर को हैंड ओवर कर दिया जाता है। क्लास टीचर उस क्लास को प्रॉपरली मैनेज करते हैं। बट जब वो क्लास टीचर क्लास में नहीं होंगे तब क्या होना चाहिए, तो क्लास टीचर के द्वारा एक मॉनिटर अपॉइंट किया जाता है। अब मॉनिटर सिर्फ एक बॉयज़ मॉनिटर, अगर कोएड स्कूल है तो बॉयज़ मॉनिटर
कंट्रोल नहीं कर सकता है गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को, तो गर्ल्स के लिए गर्ल्स मॉनिटर, बॉयज़ के लिए बॉयज़ मॉनिटर। तो क्या किया गया, एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी प्लान किया गया कि कैसे हम किसी जगह पे रूल कर सकते हैं। तो ऑब्वियस है से पावर को शेयर करके, इट मीन्स इफ़ वी हैव टू शेयर आवर पावर देन वी हैव टू रूल ओवर दैट रेस्पेक्टिव एरिया और दैट पर्टिकुलर एरिया वेरी इजीली। नाउ तो यहाँ पर जितने भी हेड्स थे उनको ये एडवाइस दिया गया कि वो अपने अपने लोकल गवर्नमेंट को सजेस्ट करें एजेंडा 21 के लिए। सो ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। तो दो प्लानिंग क्या था, एक इंटरनेशनल और समिट और दूसरा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट मेजर्स वर टेकन ग्लोबली और वर्ल्ड वाइड टू कंजर्व रिसोर्सेज। फर्स्ट क्या होगा, इंटरनेशनल और समिट और कॉन्फ्रेंस 1992। अब नाउ सेकंड वन इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन environment and डेवलपमेंट 1992। लिखेंगे क्या, फर्स्ट वाले में इंटरनेशनल और समिट 1992। द फर्स्ट इंटरनेशनल और समिट 1992 was held in Rio de Janeiro in Brazil, where 100 heads met to take some initiatives on global climate change और जो भी अभी टॉपिक हम लोग डिस्कस किए वो। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये क्या था, इट इज़ रिलेटेड विथ एजेंडा 21। इसमें एजेंडा 21 से रिलेटेड था, 21st सेंचुरी तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना। थर्ड पॉइंट क्या होगा, आफ्टर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक पैराग्राफ दिया हुआ है पेज नंबर 5 में। एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम एडवोकेट रिसोर्सेज कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मोर सिस्टमेटिक वे इन 1968। इट मीन्स 1968 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा फर्स्ट टाइम एडवोकेट किया गया था व्हाट, दैट इज रिसोर्स कंजर्वेशन प्रोग्राम। इट मीन्स रिसोर्स जो है वो हमारे लिए एसेंशियल है। नाउ थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, इन 1968 क्लब ऑफ रोम was advocated that resources are essential। ये लिख के फिर इसके बारे में कि 1968 में क्लब ऑफ रोम जो है वो फर्स्ट टाइम एडवोकेट किया था कि रिसोर्सेज जो है वो एसेंशियल है। नाउ नंबर 4, इन 1974 a Gandhian philosopher और philosophy was once again presented by Schumacher in his book Small is Beautiful। Schumacher जो था एक बुक अपना पब्लिश किया जिसका नाम स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल रखा। स्मॉल मीन्स रिसोर्सेज एंड ब्यूटीफुल मीन्स एसेंशियल। मतलब जो हमारे लिए स्मॉल है वो भी हमारे लिए ब्यूटीफुल है, मतलब एक छोटा सा चीज़ भी हमारे लिए खूबसूरत हो सकता है। तो एक छोटा सा रिसोर्सेज भी हमारे लिए एसेंशियल है। कैसे, एक छोटा सा सुई को अगर मान लें तो वो भी बहुत बड़ा काम करता है, ठीक है, स्टिचिंग के काम में आता है। और एक बहुत बड़े जहाज़ को अगर ले लें तो वो लोगों को और गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के काम में आता है, या फिर पीपल को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने के काम में आता है, या फिर गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के काम में आता है। तो दैट्स वाई शुमेकर एडवोकेट दैट स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल इन 1974। फोर्थ पॉइंट में क्या डिस्कस करेंगे, इन 1974 a
Gandhian philosopher published a book, Small is Beautiful। अब यहाँ बताएंगे कि शुमेकर का स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल का मतलब क्या था। स्मॉल इज रिलेट विथ रिसोर्सेज एंड ब्यूटीफुल इज रिलेट विथ एसेंशियल। नाउ नंबर 5, the seminal contribution with respect to resource conservation at the global level was made by the Brundtland Commission report। एक ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट भी पब्लिश किया गया था। कब? 1987। द रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस रिपोर्ट के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया था। नाउ नेक्स्ट इज दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एडवोकेट इज it as a means for resource conservation, which was subsequently published in a book entitled Our Common Future। मतलब ये बुक पब्लिश किया गया था किसके द्वारा? ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट के द्वारा। कब? 1987 में, जिसमें ये एडवोकेट किया गया था कि रिसोर्सेज जो है वो आगे चल के सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, सस्टेनेबल क्यों कहा गया है? सस्टेन करने के लिए, जो एबल हो, एंड डेवलपमेंट जिस चीज़ जो आगे सस्टेन करने के लिए एबल हो सकता है वो आगे चल के डेवलपमेंट को लीड करेगा। नेक्स्ट इज नंबर 5, इन 1987 ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट published a book, What Our Common Future। बस इस 5 पॉइंट को इस तरह से डिफाइन कर देंगे। ठीक है, ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या, जो आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। हाउ वी हैव टू कंजर्व आवर रिसोर्स, अपने रिसोर्स को हम कैसे कंजर्व करेंगे। तो ऑब्वियस है जो हम प्लानिंग तैयार करेंगे उसके अकॉर्डिंग रिसोर्स कंजर्व होगा। ठीक है, जैसा हम प्लान तैयार करते हैं वैसे हमारा रिसोर्स कंजर्व होगा। तो सेम एज इट इज़, जो क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वही पॉइंट होगा। नेक्स्ट इज रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, या फिर सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में रिसोर्स के लिए प्लानिंग क्या होता है, या किस तरह से हम रिसोर्स को प्लान करते हैं। ये अलग हो गया कि रिसोर्स को कैसे कंजर्व करेंगे, उसके लिए क्या मेजर्स लेना चाहिए, या फिर किस तरह का प्रिकॉशंस लेना चाहिए, वो सारा कुछ। अब आगे आते हैं प्लानिंग क्या है, कैसे हम रिसोर्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिसोर्स को यूज़ करने के लिए प्लानिंग है। क्या दिया है, ध्यान से देखते चलेंगे, इसको भी हम लोग पॉइंट में तैयार कर लेंगे। रिसोर्स प्लानिंग इज अ कम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, फर्स्ट वन इज identification and inventory of resources according to the region of the country. This involves surveying, mapping and qualitative and quantitative estimation and measurement of resources। तो सबसे पहला चीज़ क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। पहले तो रिसोर्स को आइडेंटिफाई करेंगे एंड इन्वेंट्री प्रोसेस होगा। फर्स्ट वन इज इन्वेंटरी एंड आइडेंटिफिकेशन। क्या इन्वेंट करेंगे, रिसोर्स इन्वेंट करेंगे। आइडेंटिफिकेशन, रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करेंगे। किस बेसिस पे, यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है वो इट इज़ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव मतलब रिसोर्सेज का क्वालिटी कैसा है, एंड क्वांटिटी हाउ मच क्वांटिटी और इन हाउ मच क्वांटिटी रिसोर्सेज अवेलेबल एट द पर्टिकुलर प्लेस। जिस जगह पे हम रिसोर्स को आइडेंटिफाई किए उस जगह पे रिसोर्सेज कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल हैं और किस क्वालिटी में। क्वालिटी मतलब अगर आयरन ओर है तो हेमेटाइट है या मैग्नेटाइट है।
मैग्नेटाइट बेस्ट क्वालिटी का आयरन होता है और हेमेटाइट पुअर क्वालिटी। उसी तरह से कोल में एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट, ये 4 तरह का कोल। तो कोल को जब हम ऑब्टेन करेंगे या फिर कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहीं माइनिंग करते हैं कहीं से, या फिर वहाँ से बाहर निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसके क्वालिटी को जज करते हैं कि वो एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है या पीट है। उसी तरह से आयरन को भी जज करते हैं। तो और भी बहुत सारा मिनरल्स है जिसको हम यूज़ करते हैं कि उसका क्वालिटी कैसा है। एंड देन क्वांटिटी। Number two is in evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plan। जब हमको रिसोर्स मिल गया, मिनरल्स ऑब्टेंड कर लिए या फिर रिसोर्स ऑब्टेंड कर लिए, तब क्या ज़रूरत है? तो उसको ऑब्टेंड करने के लिए टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशंस का ज़रूरत है। किस तरह से हम टेक्नोलॉजी बिल्ड करके, किस तरह से टेक्नोलॉजी एग्जर्ट करके या फिर स्किल डेवलप करके इंस्टीट्यूशनल फॉर्मेट पे उस रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। तो सेकंड पॉइंट जो एसेंशियल होगा वो क्या होगा? नीड्स ऑफ टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। नाउ थर्ड वन इज, जब रिसोर्सेज आइडेंटिफाई कर लिए, वहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट कर लिए, उसके क्वांटिटी एंड क्वालिटी को जज करने के बाद देन स्किल, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस के साथ प्रॉपर वे में रिसोर्सेज का यूज़ करना शुरू कर दिए। देन अब उसके बाद क्या करेंगे? मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान जो हमने तैयार किया है और जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स है उसके साथ उसको मैच करेंगे या फिर उसको मर्ज कर देंगे उसके साथ। मतलब नेशन का जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ हमारा जो डेवलपमेंट है, रिसोर्सेज जिस तरह से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर जिस तरह से यूज़ किया जा रहा है, उसको उसके साथ मैच किया जाता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट प्लान के साथ। मैचिंग द resources development plans with country डेवलपमेंट प्लान्स। अब यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे कि प्लानिंग फॉर यूजेज ऑफ रिसोर्स को यूज़ करने के लिए प्लानिंग क्या क्या होना चाहिए। तो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग 5 मार्क्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 3 फॉर्मेट पे ही प्लानिंग किया जाता है। पहला इन्वेंट्री आइडेंटिफिकेशन, सेकंड एग्जर्ट विथ टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल, या फिर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशन, एंड नेक्स्ट वन इज फाइनली मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ कंट्री डेवलपमेंट प्लान। नाउ एक टॉपिक फिर से दिया है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। ठीक है, ये भी वही टॉपिक है, हाउ वी कंजर्व रिसोर्स। आपके बुक में 3-4 जगह पे जो टॉपिक दिया है वो चारों टॉपिक को मिलाकर कंप्राइज करके एक टॉपिक हम बना देंगे, हाउ वी कंजर्व रिसोर्स, और व्हाट मेजर्स वी शुड टेकन टू कंजर्व रिसोर्स, या व्हाट मेजर्स ऑलरेडी टेकन ग्लोबली टू कंजर्व रिसोर्सेज। रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए ग्लोबली लेवल पे क्या क्या में स्टेप्स मेजर्स किए गए थे वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके। किस तरह का मेजर्स लिया जाना चाहिए वो डिस्कस कर चुके। लैक ऑफ व्हाट प्लानिंग, ड्यू टू लैक ऑफ प्लानिंग रिसोर्सेज डिप्लीट। प्लानिंग का लैक ऑफ होता है, प्लानिंग पहले से नहीं किया जाता है तो रिसोर्सेज डिप्लीट होगा। अगर हमको ये नहीं पता है कि रिसोर्सेज एग्जॉस्टिबल है, रिसोर्सेज हमारे लिए ज़रूरी है, एसेंशियल है। अब अगर ये पता चल जाए कि रिसोर्सेज एसेंशियल है, फिर हम क्या करते हैं, हमको ऐसा फील होता है कि एसेंशियल है मतलब जितना ज़्यादा यूज़ करना चाहें उतना ज़्यादा उसको यूज़ कर लो, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे लिए है। बट रिसोर्सेज सिर्फ हमारे लिए नहीं, अगर हमारे एंसेस्टर्स भी यही सोचते तो आज हमारे लिए रिसोर्सेज बचा हुआ नहीं होता। तो जैसे एंसेस्टर्स हमारे लिए रिसोर्सेज को कंजर्व करके गए, उसी तरह से हमको भी रिसोर्सेज को अपने डिसेंडेंट के लिए, आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व करना होगा। ओके,
नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा लैंड रिसोर्सेज। इस टॉपिक में हम लोग लैंड रिसोर्स को ऑब्जर्व करेंगे, लैंड यूज़ पैटर्न देखेंगे, लैंड यूटिलाइजेशन देखेंगे। ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे। ओके, फिर से आपको वही चीज़ें बताने जा रहे हैं कि वीडियो में अगर कहीं पे भी आपको डाउट लगा या फिर आपको ऐसा फील हो कि ये वीडियो सही से समझ में नहीं आया हो या फिर जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा हो, तो उस वीडियो को फिर से देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा समझेंगे और खुद के लैंग्वेज में, खुद के वर्ड में उसको लिखते चले जाएंगे। जब तक खुद का नोट्स प्रिपेयर नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्योंकि आपको ऑल इन वन दे दिया जाए, टुगेदर विद दे दिया जाए, या फिर एग्ज़ाम आइडिया मिल जाए, कोई भी बुक दे दिया जाए, आप उस चीज़ को रट के, पढ़ के, एग्ज़ाम देकर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे तब तक, जब तक उस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे नहीं। क्योंकि अगर बीच का 1-2 वर्ड भूल गए, 1-2 लाइन भूल गए, तो क्या करेंगे, फिर उसके बाद आप अटक जाओगे, फिर वहाँ पे पॉइंट छोड़कर दूसरे क्वेश्चन में बढ़ जाओगे। लेकिन वही चीज़ अगर आपके कॉन्सेप्ट में आ गया, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया, तो फिर आप उसको अपने वर्ड में लिख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में लैंड रिसोर्सेज, लैंड प्लानिंग, लैंड यूटिलाइजेशन एंड लैंड यूज़ पैटर्न के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।